नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वराज मिशन के द पीपी शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये जो इंटरव्यू है हम एक लंबे अरसे के बाद ले रहे हैं। इंटरव्यूज़ की जो ये श्रृंखला चल रही थी 10 फरवरी 2022 से, उस पर हमने थोड़ा सा विराम लगाया था क्योंकि हम अब एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करना चाह रहे थे जिनके जीवन में सीखने लायक और प्रेरणा लेने लायक ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस इंटरव्यू के सामने आएंगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फ्रेज, उन्होंने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। तो जिस प्रकार से आज भारत कृषि प्रधान देश शुरुआत से रहा है, उसी प्रकार से भारत में जवानों का भी ऐसा ही एक विशेष सम्मान रहा है। और आज भारत में हम आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि सेना पे कोई हमारी रक्षा कर रहा है। सेना के जवान जो हमारी सीमा पे रक्षा करते हैं, आज हम उसी लिए अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका जीवन में बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि आज हम दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत से युद्ध भारत के लिए लड़े हैं और बहुत से युद्ध में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। और ऐसे कई अनुभव आज दर्शकों के सामने आएंगे जिससे कि आज का हमारा जो युवा पीढ़ी है उससे प्रेरणा मिल पाए। तो हम द पीपी शो में स्वागत करना चाहेंगे एक्स आर्मी मैन ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों। तो जय हिंद के साथ इस साक्षात्कार की शुरुआत ब्रिगेडियर साहब ने की है। और सबसे पहले ब्रिगेडियर तक की कहानी की शुरुआत हम करना चाहेंगे कि प्रदीप बचपन में कैसे थे और प्रदीप यदु जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में स्वयं उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी हम दर्शकों तक लाने के प्रयास करेंगे। तो प्रदीप जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था और थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में दर्शकों को बताइए। ओके प्रकाश, मैं पिछले 250 साल से मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। मेरे पूर्वज छत्तीसगढ़ के हैं। मेरे जो परदादा थे स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद, वो ब्रिटिश आर्मी में कोतवाल थे। जब अंग्रेज़ की मद्रास रेजिमेंट कानपुर से मद्रास जा रही थी तो उनका कैंप रायपुर में लगा और उस समय उनके सीईओ थे कर्नल बैरन। जो आज रायपुर में बैरन बाज़ार है वो उन्हीं के नाम पे वो बना हुआ है। तो वहाँ पे ये ब्रिटिश सेना रुकी, लेकिन उस समय 1857 की जब इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई, गदर की लड़ाई शुरू हुई तो मेरे परदादा ने भी विद्रोह किया था। उसके बाद उन्होंने सेना छोड़ दी और काफ़ी लोगों ने छोड़ी। उसके बाद मेरे फादर जो थे वो डिप्टी कमिश्नर थे, रायपुर से ही 1976 में रिटायर हुए थे, स्वर्गीय श्री के बी यदु। मेरी माताजी स्वर्गीय शांति देवी यदु, वो छत्तीसगढ़ बनने के पहले मध्य प्रदेश की महिला आयोग की वो सदस्य थीं 1996 से 2001 तक। मेरी जो बचपन की पढ़ाई हुई है वो हुई है, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश था। छिंदवाड़ा में हुई है, दमोह में हुई है, जगदलपुर में हुई है, रायपुर में हुई है, दुर्ग में हुई है, बिलासपुर में हुई है। और मेरी शिक्षा हमेशा शासकीय स्कूलों में हुई है। और मुझे याद है उस समय हमारी एक महीने की फ़ीस 5 पैसे या 10 पैसे 20 पैसे होती थी। और इस शिक्षा के बाद फिर मैं 1 साल यहाँ पे मैंने जब 11वीं किया, 12वीं नहीं होती थी, गवर्नमेंट स्कूल रायपुर से। और उसके बाद 1 साल मैं साइंस कॉलेज रायपुर गया। बीएससी ख़त्म होने के पहले ही मेरा यूपीएससी में एनडीए में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हुआ और उसके बाद मैं आर्मी में चला गया। मेरा जन्म महाराष्ट्र में रामटेक एक जगह है, नागपुर से करीब 40 किलोमीटर, वहाँ पे हुआ था। उस समय 1954 की बात है। मेरे फादर रामटेक में उस समय नायब तहसीलदार थे, तो मेरा जन्म वहाँ हुआ था। और जब मैं सन 2002 में
मेरे पिताजी और माताजी हमारे पास आए थे नागपुर में। उन्होंने मुझे उस मकान में ले गए जहाँ मेरा जन्म हुआ था। और मेरी माताजी ने बताया कि इस जगह में आप पैदा हुए थे, और वो जो मकान था जहाँ मेरे स्वर्गीय पिताजी रहते और माताजी रहते थे, वो घर अंदर से बिल्कुल वैसा ही था। तो मतलब उनको पुरानी यादें आ गई, और मैंने अपनी पत्नी को बताया, दिखाया, मेरे बच्चों को दिखाया, तो बड़ा एक आप अपने जन्म स्थान में उसी कमरे को देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। ये मेरा बचपन रहा है। मेरे परिवार से कोई सेना में नहीं था, सिर्फ मेरे परदादा थे। लेकिन मुझे सेना से, अब आप पूछेंगे कि सेना, अगर आपके पिताजी दादाजी प्रशासनिक सेवाओं में थे तो आप फौज में क्यों आ गए? ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये वाजिब प्रश्न है। ओके। आपको याद होगा 1962-63 में एक पिक्चर आई थी हम दोनों, धर्मेंद्र की थी, धर्मेंद्र नहीं, देवानंद की। उसमें देवानंद का डबल रोल था, अब वो फौजी था। उसका एक गाना था, हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। वो पिक्चर देख के और वो हरी वर्दी को देख के कहीं ना कहीं, मैं बड़ा छोटा सा था उस समय, 8-9 साल का, तो वो दिमाग में बैठ गया कि यार फौज में एक देखो कितना अनुशासन है, वो एक अलग एक कुछ रजिस्टर हो गया दिमाग में। उसके 1 साल के बाद एक और पिक्चर आई थी बलराज साहनी की और धर्मेंद्र की, हकीकत, जो 1962 की रेजांगला की लड़ाई में आधारित थी। ये 2 पिक्चर देख के मैंने उस समय डिसाइड कर लिया कि मैंने भी हरी वर्दी पहननी। अच्छा, उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता रह गया, मैं बैडमिंटन खेलता था, मध्य प्रदेश के लिए खेला हुआ है, MP नंबर 1 था। तो हम जबलपुर में खेल रहे थे, वहाँ पे ऑर्डिनेंस क्लब में, और ऑर्डिनेंस क्लब वहाँ पर एक आर्मी का क्लब था। हमें उस समय नहीं पता था, हम तो विद्यार्थी थे, 11वीं में, 11वीं या फर्स्ट ईयर में थे। तो वहाँ हम खेल रहे थे और मैं प्रकाश पादुकोण के साथ मेरा फाइनल चल रहा था। तो सडनली हमारा गेम चल रहा है, तो एकदम से एक बड़ी अधेड़ महिला, बड़ी ग्रेसफुल लेडी, वो कोर्ट में एंटर हुई। तो गेम रुक गया और वो कोर्ट के चारों तरफ ऐसे घूमती हुई आई। तो जब एक जगह पहुंची तो वहाँ पे करीब 10-12 यंग युवा बैठे हुए थे, एक ही सा कोट पहन के, सफ़ेद ट्राउज़र पहन के, सफ़ेद शूज़ पहन के। वो सब एकदम से, वो महिला जैसे उनके सामने से गुजरी, वो खड़े होकर सब ने ऐसे बो करके गुड इवनिंग कुछ कहा उनसे। मैंने देखा ये महिला कौन है और ये बंदे जो एक साथ बैठे हुए एक ही वर्दी में, ये कौन है? चलिए, जब ख़त्म हो गया मैच तो मैंने पता किया ये कौन है। तो मुझे बताया गया कि ये आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के ये यंग ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ पे जब कमीशन मिलने के बाद वो वायोस ट्रेनिंग के लिए ऑर्डिनेंस स्कूल में थे। जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा देखो इन बंदों में कितना डिसिप्लिन है और कितना वो महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं। ये जब वो 2 पिक्चरों का ठप्पा लगा था और जब ये देखा, तब मैंने डिसाइड कर लिया चाहे कुछ हो जाए मैं हरी वर्दी पहनूंगा ही। और मेरी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई में, अब मैं पढ़ाई में ठीक था, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो 11वीं में 10वीं में उसमें बोर्ड होता था, तो हमारे टेबल में फर्स्ट क्लास सजी रहती थी। मम्मी आती थी, देखती थी हाँ लड़का पढ़ रहा है, अभी पूछती थी क्या पढ़ लिया, कितना बच गया। अब उनको ये नहीं पता कि जो टेबल का ड्रॉर था उसमें मेरी NDA की बुक्स हैं, उनको दिखाने के लिए वो है। लेकिन जैसी वो चली गई तो मैं अपनी NDA की तैयारी करता रहता था। ये एक जुनून था। मतलब वो 2 जो मूवीज़ थी, फिल्में थी, उनका जो एक 8वीं-9वीं के कक्षा में आपकी जो, या 8-9 साल के रहे होंगे आप, तब जो दिमाग में एक छवि बनी थी, उसके बाद जब आप बैडमिंटन खेल रहे थे और फिर जब आपने वो आर्मी मेंस को देखा और उनकी जो अनुशासन देखा, तो कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया कि करना यही है। तो ये आपने जो आपकी इच्छा थी, ये कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया?
अब देखिए, उस समय क्या था कि जो 3-4 ही करियर होते थे। आप या तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, या आईएएस ऑफिसर बनो, या डिप्टी कलेक्टर बनो, या फिर आप फौज में जाओ। अब मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो प्रशासनिक था, तो और माता नहीं, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि, और फौज में उस समय की परिभाषा क्या थी कि जो फौज में गया वो जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। जब सिलेक्शन हो गया, उस समय पापा की पोस्टिंग थी दुर्ग में और हम लोग रायपुर में रहते थे। नलघर चौक में हमारा दूसरा घर है, वहाँ पे संयुक्त परिवार था, सब छोटे छोटे थे। तो मैं अपने मित्र की मोटरसाइकिल लेके गया, मम्मी उस समय वहीं थी, और जब मेरा कॉल लेटर आ गया यूपीएससी से कि आपने फला समय ये एकेडमी ज्वाइन करनी है, तब मैं उनको बताया। तो उनको बड़ा सा एक अंदर से, मुझे उनकी आंखों को देख के पता लगा कि अंदर से मम्मी थोड़ी दुखी तो हैं, लेकिन उन्होंने उस दुख को व्यक्त नहीं किया और ऐसा मुझे महसूस कराया कि बहुत खुश हैं। लेकिन अगर माँ बेटे को समझता है तो बेटा भी उनके भावों को समझ जाता है। तो इस तरीके से मैंने फौज ज्वाइन करी और उसके बाद 15 जून 1975 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पे मुझे कमीशन मिला और उसके बाद बस आर्मी का हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो आर्मी के इस सफ़र के दौरान आपके सामने बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, बहुत से ऐसी जगह पोस्टिंग्स हुई होगी जो जहां परिस्थितियां एकदम विषम रही होंगी, और आप एक प्रशासनिक एटमॉस्फेयर में पले बढ़े, सिस्टमेटिक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट रहे। कभी ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना तो मुझे लगता है आपने उस समय तक नहीं की होगी। तो उसके बाद कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि भाई फौज में जाने का जो आपका एक इच्छा थी वो तो आपने पूरी कर ली, लेकिन अब उसके आगे का जो सफ़र है वो कितना कठिन होने वाला है, कभी ऐसे विचार नहीं आए? जो आपने विषम परिस्थिति की बात करी, तो जब मैं कॉलेज में था यहाँ पे, उस समय मैं साइंस कॉलेज में बैडमिंटन खेलता, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था। 71 की लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में उस समय प्रधानमंत्री कोष में हम लोग चंदा जमा करते थे, स्कूल कॉलेज, और उनको भेजते थे। और हम लोग पूरा साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब इसी एक लाइन में थे। सब कॉलेजेस के बड़ा लंबा चौड़ा जुलूस निकला और सब पैसे जमा कर रहे थे, सभी लोग दे रहे थे। उस समय एक जो हाथ के रिक्शे चलते थे, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, वही था, और साइकिल चलती थी। तो उसमें रिक्शे वाला भी उस समय कोई 4 आने दे रहा है, कोई 8 आने दे रहा है, बहुत बड़ी रकम होती थी 4 आने। वहाँ पे सदर बाज़ार में एक ज्वेलर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी दुकान आज भी है। जब उनसे चंदा लेने गए तो उन्होंने 1 रुपया दिया। हम लोग का दिमाग इतना ठनका कि एक रिक्शे वाला 4 आने 8 आने दे रहा, उस समय ये लखपति ज्वेलर वो 1 रुपया दे रहा है, हम कम से कम उनसे 10 रुपए की उम्मीद रख रहे थे। तो हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब युवा खून तो खोलता है, तो हम लोगों ने कांच वाँच तोड़ना शुरू कर दिया। उनके कांच वाँच तोड़े, उसके बाद पुलिस आई और हम लोगों को पकड़ के ले गई कि आप लोगों ने दंगा फसाद किया। और उस समय हमारे व्याख्याता लेक्चरर वो भी हमारे साथ जुलूस में चलते थे। उन्होंने बोला इन्होंने कोई दंगा नहीं किया। उन्होंने बताया कि ये लड़कों ने ये अपने जेब के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कोष के भारत की ज़रूरत है उसके लिए कर रहे हैं। और एक रिक्शे वाला 4 आने 8 आने दे रहा है, जिसकी रोज की कमाई उस समय 2-4 रुपए होती होगी, और ये सेठ जी 1 रुपया दे रहे हैं, तो लड़कों ने क्या गलत किया? तो जहाँ पुलिस थाने गए वहाँ हम लोग को डांटा वांटा जो भी है। तो विषम परिस्थिति उस समय थी, और उस समय के हिसाब से शायद वो विषम परिस्थिति काफ़ी थी, क्योंकि एक बार पुलिस में गए, आपका नाम दर्ज हो गया तो फिर आपका कैरियर ही चौपट हो सकता है।
लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद विषम परिस्थितियां बहुत आई हैं प्रकाश, और मुझे गर्व है कि मेरे 38 साल के सेवा में मुझे 5 लड़ाइयों में हिस्सा लेने का मौका मिला है। चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो 1987 में जो शुरू हुई, उसके बाद स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में करने के बाद मैंने वॉलंटियर किया। अच्छा, सियाचिन श्रीलंका के लिए भी मैंने वॉलंटियर किया था। अच्छा। हाँ, मेरा सिलेक्शन स्टाफ कॉलेज के लिए हो गया था। मैंने वॉलंटियर किया। और मुझे अभी भी याद है, मैं पूना में अपनी पत्नी के साथ, उनका जन्मदिन था या कुछ था, जन्मदिन था, तो मैं उनके लिए एक गिफ्ट लेके गया था मेन स्ट्रीट पूना में, जिसको MG रोड बोलते हैं। वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर थे कर्नल राजू। उन्होंने बोला, प्रदीप कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू श्रीलंका। और उस समय बिल्कुल 6 अक्टूबर को शुरू हुई, इनका बर्थडे 7 सितंबर को है, 1 महीने पहले। तो बस जी, हम तो बड़े खुश कि हमने वॉलंटियर किया था मैंने। और सर, मुझे इंडियन आर्मी दिल्ली से मैसेज आया कि यस टू गो। मेरी पत्नी बड़ी विचलित थी, क्योंकि कोई भी हो, माँ हो या वाइफ हो, तो लगता है। तो मैंने श्रीलंका के लिए वॉलंटियर किया। उसके बाद स्टाफ कॉलेज करने के बाद मेरी पोस्टिंग कहीं और आई थी, BM जम्मू में। मैंने वॉलंटियर किया कि मैं सियाचिन जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई, सियाचिन ग्लेशियर हुई। वहाँ पे मैंने नौकरी करी। उसके बाद 82 से 85 के बीच में राजौरी, नौशहरा, पुंछ, कृष्णा घाटी, सुंदरबनी, उस इलाके में LC के ऊपर मैंने नौकरी करी। और जब CO 97 में बना, तब उल्फा के खिलाफ अपर असम में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, उस इलाके में उल्फा के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। और फाइनली फिर 1999 की ऑपरेशन विजय कारगिल। तो ये मुझे गर्व है कि मैंने उनमें हिस्सा लिया, और अनेकों विषम परिस्थितियां आई। मेरा प्रकाश ऐसा है कि अपने मुंह से अगर हम बताएंगे कि हमने ये किया वो किया, तो आप विश्वास करिएगा, मैं खुद अपनी नज़र में थोड़ा छोटा हो जाता हूँ कि आप क्या बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। नहीं, देखिए प्रदीप जी, इस साक्षात्कार का तात्पर्य ही यही है कि आज जो लोग आपको जानते हैं, वो लोग बहुत सी बारीक पॉइंट्स को नहीं जानते हैं। ऐसी अनकही अनसुनी बातें हैं जो कि ब्रिगेडियर यदु के लाइफ में घटित हुई हैं, और एक जवान, एक आर्मी मैन के लाइफ में क्या क्या घटित होता है। आज का यूथ बोलिए या आज के लोगों को, जो सिविलियंस हैं, उन्हें बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड ईजी लाइफ है। पर हम वो इजी लाइफ क्यों जी पा रहे हैं? वो इसलिए जी पा रहे हैं कि सेना के लोग सीमा पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। और सीमा पे ही नहीं, जैसा आपने बताया कि उल्फा के खिलाफ भी, यानी अंदर भी जो अंदर के जो नक्सलाइट्स हैं उनके खिलाफ भी हमारी वो खड़े हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। तो वो लाइफ तो लोगों को मालूम होनी चाहिए कि कितना टफ होता है, क्योंकि जहाँ पल पल पे जान का खतरा है, हमें नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। आज हमें पता है कि हम घर पे बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप जब जंगल में, LOC पे, पहाड़ों पे, ग्लेशियर्स में, जैसा आपने बताया, जब वहाँ होते हैं तो वहाँ तो खाने पीने का शुद्ध नहीं होता है, तो वहाँ जान की रक्षा कितनी बड़ी बात होती है। और हमारे पीछे जो हमारा परिवार है, वो एक फीलिंग, वो मुझे लगता है वो फौजी के सिवा कोई समझ ही नहीं सकता है। तो एक फ़ौजी की लाइफ बहुत अलग होती है, इसलिए सम्माननीय लाइफ होती है। इसलिए एक फ़ौजी को हमेशा गर्व की निगाह से हर भारतीय देखता है। और मुझे खुद इतना गर्व है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो ये एक मेरे भी लाइफ टाइम में एक गौरवान्वित जो पल है वो भी जुड़ गया। तो हम जानना चाहते हैं कि ठीक है, सब लड़ाइयों के बारे में नहीं, लेकिन एक जो भी आपके इंसिडेंसेस हुए होंगे, जो आपके दिल के करीब है, या जिसको आप बुलाना चाहते हो लेकिन नहीं बुला पा रहे हैं, ऐसे कोई इंसिडेंट्स बताइए।
मैं आपके माध्यम से खासकर अपने देश के युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि जब एक सैनिक सीमा में लड़ता है, उस समय ना उसके माता पिता, ना भाई बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, ना उसके दोस्त कोई उसके साथ नहीं होते। कौन होते हैं? उसकी यूनिट। और उस यूनिट में कौन होते हैं? उस यूनिट के ऑफिसर होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं और बहादुर जवान होते हैं। ये हमारे 1000 लोगों का एक परिवार युद्ध में होता है, ऑन ऑपरेशंस में होता है, जिसको आपका सगा संबंधी जिंदगी में कभी देख ही नहीं पाता। लेकिन ये 1000 जो हमारे परिवार है वो देखता है, जो हमारे ऑफिसर जैसे जवान हैं। दूसरी चीज़, जब कोई सैनिक लड़ाई करता है तो वो इसीलिए नहीं शहीद होता है कि उसको दुश्मन से नफरत है। वो इसीलिए शहीद होता है क्योंकि उसको अपने 130 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। अब वो देशवासी अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एससी हो, एसटी हो, या एक भिखारी हो या मुकेश अंबानी हो, हमारे लिए वो एक भारतीय नागरिक है जिसके प्रति हमारे लिए प्यार है। तो दुश्मन से नफरत और देशवासियों से मोहब्बत का जो जज्बा है, वो एक सैनिक को शहीद होने के लिए वो हंसते हंसते शहीद हो जाता है। अगली बात, जब कोई सैनिक शहीद होता है या अपना युद्ध लड़ता है, वो कोई एहसान नहीं करता। वो अपना कर्तव्य, अपने इस देशभक्ति की भावना से, जो मैंने आपको बताया है कि मेरा तिरंगा नीचे ना आए, मेरे देशवासी नीचे ना आए, मेरी देश की सीमाएं नीचे ना आए, उस जज्बे के साथ वो लड़ाई करता है। तो वो जो जज्बा है वो मैं शब्दों में तो शायद व्यक्त करना बहुत कठिन है मेरे लिए, लेकिन अंदर से वो एक जज्बा एक ऐसी शक्ति देता है आपको, एक ऐसा आपका मनोबल ऊपर करता है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि सर सेना में ऐसा होता है लेकिन सिविल में ऐसा नहीं होता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, देखिए जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं मैं भी पढ़ा हूँ, जो रोटी आप खाते हैं वही मैं भी खाता हूँ, जिस वातावरण में आप बड़े हुए हो मैं भी उसमें हुआ हूँ, वही शिक्षा मैंने ली है। सिर्फ मैंने वर्दी पहनी है, मुझे ट्रेनिंग दी गई है, मतलब मुझे एक अनुशासित नागरिक बनाया गया है। और वो अनुशासित नागरिक इसलिए बनाया गया है कि हम अपने सामूहिक उद्देश्य, जैसे मैंने कहा हमारे 1000 सैनिकों का जो परिवार होता है यूनिट में, उसका किसी का कोई व्यक्तिगत मिशन नहीं होता, व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं होता है। एक सामूहिक उद्देश्य होता है कि हम इस मिशन को इस समय तक पूरा करेंगे, और हमारे पूरे 1000 लोगों की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसी डायरेक्शन में जाती है उसको उस मिशन को हासिल करने के लिए। लेकिन विषम परिस्थितियों में एक बार क्या हुआ, मैं आपको सियाचिन श्रीलंका की बात बताता हूँ। वहाँ पे जो टाइडल वेव्स हैं, उससे समुद्र से जो बैक वाटर पानी आता है, वहाँ पे एक लगून्स होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। और जब ये हाई टाइड के समय पानी आता है तो उस समय एलटीटी जो लिट्टे के मिलिटेंट्स थे, वो अपने आर्म्स एम्युनिशन वगैरह वो स्मगल करते थे। तो हमको टास्क मिला था कि ये जो लगून है उसकी रात की पेट्रोलिंग करनी है। तो वहाँ की लोकल बोट को हमने एक मॉडिफाई किया, सामने से एक शील्ड लगाया ताकि गोलियाँ सीधे हमारे ऊपर ना लगें। हमने उसमें अपनी एलएमजी वगैरह सब फिट करी, सर्च लाइट थी, हम लोग पेट्रोलिंग करते थे। अब एक रात करीब 2-3 बजे की बात है, एकदम हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हुई। तो हमने देखा कि अब जब फायरिंग होती तो फ्लैश उसकी ना
नज़र आता है कि उस तरह से फायरिंग शुरू हुई है। तो हमने बोट का ऐसे घुमाया और LMG से हमने भी फायर शुरू कर दिया। उसी समय हमारे एक रेडियो ऑपरेटर था, उसका नाम मोहम्मद अजीज़, उसके पेट में गोलियां लगी और जब गोलियां लगी तो जो उसकी अतड़ी है, जो इंटेस्टाइन है, वो बाहर आ गई। अब हम लगून चारों तरफ पानी है और हम वहाँ पे हैं, तो हम लोग ऐसे ऑपरेशन में जाते हैं तो हमारे पास फील्ड ड्रेसिंग होती है। जैसे अस्पतालों में चौड़ी वाली पट्टियाँ होती हैं ना, उसमें मेडिकेटेड, वो फील्ड ड्रेसिंग हर आदमी अपने पाउच में, झोले में रखता है, पैक में रखता है। तो हमने वो उसको उठाया, अतड़ियों को ऐसे रखा और ऊपर से फील्ड ड्रेसिंग बांध दी और अगले दिन फिर उसको जाफना से मद्रास हेलीकॉप्टर से एवेक्यूएट किया और ईश्वर की दया से मोहम्मद अजीज़ बच गया। और 1987, मतलब कितने साल हो गए, 33-35 साल हो गए। अभी भी जब न्यू ईयर ईव होता है तो फ़ोन करता है कि सर मैं अभी भी ठीक हूँ। तो इस तरीके के वहीं श्रीलंका का दूसरा एक हादसा है। मैं मेजर था उस समय और हमने जो बिल्डिंग ऑक्यूपाई करी थी वो वहाँ जाफना की लाइब्रेरी थी। उसमें करीब 3-4 लाख बुक्स थी जो LTTE ने बिल्कुल जला दी थी, उस लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया था। और लाइब्रेरी का शेप जैसे कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल है, उस तरीके की पैलेशियल बिल्डिंग थी, एकदम विक्टोरिया, बड़े मोटे मोटे पिलर, वेरी ग्रेसफुल बिल्डिंग। लेकिन खिड़कियाँ दरवाजे सब टूटे हुए, जले हुए। तो हम लोगों ने इतनी करीब 20-20, 24-24 इंच मोटी दीवारें थी उस बिल्डिंग की, इतनी पुरानी बिल्डिंग थी। तो जो बड़ी बड़ी विंडोज़ थी उसमें हम लोग सैंड बैग्स, सैंड भर के लगाते थे ताकि बाहर से गोलियां वगैरह अंदर ना आए। उससे ऊपर थोड़ा खुला रहता था और हम लोग के पास जनरेटर होते हैं छोटे छोटे, तो उससे हमारा काम चलता था। ना लाइट थी ना कोई बिजली थी। एक दिन रात को करीब 11-12 बजे वो LTT वालों ने फायरिंग करी। अब जहाँ पे ये जाफना लाइब्रेरी बिल्डिंग थी, एक तरफ वो थी, एक तरफ उनके टाउन हॉल बिल्डिंग थी और एक तरफ उनकी 5 स्टार अशोका होटल होती थी, जो सब डिस्ट्रॉय थी उस समय। और बीच में एक बड़ा सा मैदान था। तो मैदान के उस तरफ से वो करीब 100-150 मीटर से फायरिंग आई। तो हमारी सिखलाई के पहले हमने लाइट्स बंद करी ताकि वो देख ना पाए हमें, और उसके बाद हम लोगों का फिर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, करीब 1-1.5-2 घंटे चला। और सुबह करीब 5 बजे जब सूरज उगने के पहले थोड़ा सा एक उजाला सा होता है डॉन के समय, अब देखा वहाँ 3-4 LTT की बॉडीज़ पड़ी हुई थी और भगवान की दया से हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। उस समय हमारे एक सीनियर ऑफिसर थे, कर्नल साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, भगवान करे उनकी आत्मा को भी शांति मिले। मैं मेजर था। मैं अपने सीनियर से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो हमें फ्रंट से लीड करें। अब हम लोग आगे हैं, वो पीछे से हमको बता रहे हैं बाएं से जाइए, दाएं से जाइए, और बड़े पिलर के पीछे छुप के। ये चीज़ जब वो ख़त्म हो गया, जब सुबह हुआ, तो मैं गया उनके पास, एक्सक्यूज़ मी सर, ये आप जो कर रहे हैं गलत है। आप हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, आई एक्सपेक्ट यू टू लीड मी फ्रॉम द फ्रंट, डोंट एक्सपेक्ट मी टू लीड यू। वो उनको पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ, जो मैंने किया गलत किया है। उन्होंने कहा कि हम, इट वाज नॉट लाइक दैट, बट द फैक्ट इज़ कि उस समय आप ये नहीं सोचते कि कौन सीनियर है, क्या आपका उद्देश्य क्या था, वो हमने प्राप्ति करी है। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं श्रीलंका के। एंड अभी मैं सियाचिन का आपको बताता हूँ एक। मैं जून 1989 से जुलाई 91 तक मैं सियाचिन ग्लेशियर में था। और उस समय 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, 15 को हमारा है। तो 15 अगस्त 1989 को जो ग्लेशियर है वो 3 भागों में, नदर्न ग्लेशियर, सेंट्रल ग्लेशियर और सदर्न ग्लेशियर। सेंट्रल ग्लेशियर में हमारी एक बटालियन थी, उनकी पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत हैवी शेलिंग करी
और उस हैवी शेलिंग में हमारे 12 जवान शहीद हो गए। और वहाँ उस समय जो पार्थिव शरीर थे वो उनके गांव या शहर नहीं भेजे जाते थे, अंतिम संस्कार उनका यूनिट में होता था और उनके जो अस्थि कलश थे वो उनके परिवार को भेजे जाते थे। ये जो पार्थिव शरीर 1999 कारगिल की लड़ाई के बाद से आने शुरू हुए, उसके पहले नहीं आते थे। जो हमारे 12 जवान शहीद हुए, अब वहाँ पे सिर्फ पहाड़ है, पत्थर है, बर्फ़ है। अब दाह संस्कार लकड़ियों से हो सकता है, उसको कुछ नहीं होगा, ये टेम्परेचर इतना कम है। तो फिर अगले 2 रोज़ के अंदर चंडीगढ़ से, एन एरिया से IL-76 और AN-32 जहाज़ों में, एयरफोर्स के जहाज़ों में लकड़ियाँ आईं और उसके बाद बेस कैंप में उन हमारे 12 जवानों का दाह संस्कार हुआ। लेकिन 12 जवान एक ही शेलिंग में उनका शहादत एक बहुत बड़ा नुकसान था हमारा। तो हमारे कमांडर थे रुस्तम नानावती, ब्रिगेडियर रुस्तम नानावती, मैं मेजर था उस समय। आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर, आउटस्टैंडिंग। उन्होंने मुझे और सुनील माथुर थे, हम उनके स्टाफ ऑफिसर थे, कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। उस समय एक RT रेजिमेंट के थे CO कर्नल ब्रगेंजा, उनको भी बुलवाया। एंड ही सेड, लुक, वी हैव लॉस्ट 12 ऑफ आवर गैलेंट सोल्जर्स, I cannot forget it. We have to give a befitting reply. Therefore, I want a detailed fire plan to be executed. ये 15 अगस्त को हुआ था। उसके बाद एक हमने फायर प्लान एक तैयार किया और कमांडर साहब से डिस्कशन किया, उन्होंने उसको अप्रूव किया। और जैसे मैंने कहा, नदर्न, सेंट्रल और सदर्न ग्लेशियर है, वहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, वहाँ पे हमने बड़े चुनिंदा ऑफिसर्स को बैठाया था जो एग्जैक्ट लोकेशन दुश्मन के बंकरों की देख सकें। और उसके बाद ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि अक्टूबर में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती वहाँ पे, उस समय हमने नदर्न, सेंट्रल और सदर्न ग्लेशियर से ये फायर प्लान एग्जीक्यूट किया। करीब 35-36 उनकी जो बॉडीज़ थी वहाँ पड़ी रहीं। जब उनको पाकिस्तानी उठाने आते थे, हम लोग फिर फायरिंग करते ताकि उठा ना सकें। उसके बाद बर्फ़ शुरू हो गई, वो 35-36 बॉडीज़ बर्फ़ में दब गई 10-12 फुट। अब बॉडीज़ को तो कुछ होना नहीं है। उसके बाद अगली गर्मी में जब मई में बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई, तब वो बॉडी ऊपर आई, तब वो लेने आए, फिर हम लोग फायरिंग करें। उसके बाद फिर एक फ्लैग मीटिंग हुई जो कारगिल में हुई। हमारे कमांडर साहब, हम लोग गए और उधर से पाकिस्तान के वो आए। उसके बाद हमने उन पाकिस्तानी बॉडीज़ को उनको उठाने दिया। तो अब इस तरीके की चीज़ें अगर अब इससे अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि अगर परिवार का एक सदस्य चला गया तो आपको कितना दुख होता है। वहाँ हमारी यूनिट के 12 परिवार के सदस्य शहीद हो गए, तो आपके अंदर कितनी पीड़ा हुई नहीं हुई होगी। वो हमारे ना सगे संबंधी थे, ना मेरा कोई उनसे ब्लड का रिलेशन था, ना ब्रिगेडियर नानावती का उनसे कोई ब्लड का रिलेशन था। हम जानते भी नहीं थे कि वो कौन से गांव के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस जात के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हमें कोई मुझसे मतलब ही नहीं है। से है कि हमारे परिवार के 12 सदस्य एक साथ चले गए, और जिसने ये किया है हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। तो ये एक जज्बा होता है कि आप किसी को जानते नहीं, लेकिन उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप कभी भी अपने डेड सोल्जर या वुंडेड सोल्जर को आप कभी बैटलफील्ड में छोड़ के नहीं आते, आप उसको लेके आते हैं। आप उसको जानते भी नहीं कौन है, लेकिन वो एक जो बाइंडिंग होती है, वो एक हमारा जो आपस में एक अनरिटन एक जो स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होता है, वो आजकल शायद सिविलियंस में नहीं है।
यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जैसा मैंने कहा कि सैनिक दुश्मन से नफरत करता है तो देशवासी से मोहब्बत करता है, इसीलिए शहीद होता है वो। और इसका ज़्यादा कारण है देशवासियों से मोहब्बत, अपने तिरंगे की इज्जत, ठीक, देश की अखंडता, भारत का संविधान, ये सेना का मुख्य काम है। अब जिन देशवासियों के लिए हम बिना कुछ सोचे हुए शहादत देने के लिए तैयार हैं, अब जब मैं 2010 में रिटायर हुआ, उसके बाद आज मैं आके देश में देख रहा हूँ कि जिन देशवासियों के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, वो तो खुद आपस में दुश्मन की तरीके से लड़ रहे हैं। तो कभी कभी बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है कि मैं इन जाहिलों के लिए लड़ रहा था जो आपस में लड़ रहे हैं। बहुत सही। तो हमें तो चाइना और पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो तो यहीं बैठे हुए हैं, घर में दुश्मन है। तो ये बड़ा दुख होता है कि आप आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, ऊंचे नीचे जातियों के नाम पे आप लड़ रहे हैं, क्यों? तो अब कोई हमसे ये बोले, हिंदू मैं भी हूं, मैं भी कट्टर हिंदू हूं, मैं भी भगवान में विश्वास करता हूं, अपने धर्म का आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे धर्मों का निरादर करूंगा ना। और आपने अपने मुसलमान साथी की जान बचाई जो आज तक आपको फोन करता है। आज तक फोन करता है। तो रास्ते अलग अलग हैं। आपने हिंदू के थ्रू, कोई मुसलमान के थ्रू, कोई चर्च के थ्रू, कोई गुरुद्वारे के थ्रू, लेकिन जानना तो ईश्वर एक ही है ना। मैं आपको बताऊं, आप जाएंगे आर्मी में तो हमारे सर्वधर्म स्थल होते हैं। आप बीजीएन सेंटर रुड़की में जाके देखिए, सर्वधर्म स्थल, उसका नाम मालूम क्या है? फौजेश्वर। ठीक। और वो जो फौजेश्वर कॉम्प्लेक्स है, एक ही प्रांगण में, उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है। और उस सर्वधर्म स्थल का नाम हमने दिया फौजेश्वर। हम तो नहीं देखते जाति धर्म ऊंच नीच, लेकिन अभी ये जो देखता हूं तो बड़ा दुख होता है, विचलित होता है, क्योंकि जो देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर है वो क्यों पैदा हुआ? उन विषम परिस्थितियों को देख के और ये इस तिरंगे को देख के। सच बता रहा हूं मैं आपको कि हम उसके नीचे, मतलब कुछ इसके अलावा कुछ जहन में आता ही नहीं। अब उन परिस्थितियों में अगर मैं बड़ा हुआ हूं तो जैसा मैंने कहा, लोग बोलते हैं सर ये तो सिविल है, आर्मी नहीं है। मैं कहा बिल्कुल सही कहा भाई, आप आर्मी में नहीं है, मैं आर्मी में हूँ। लेकिन अगर मेरी जगह आप आर्मी में होते तो आप भी वही करते जो मैं आज कर रहा हूँ। फिर मैं उनको बोलता हूँ, मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ जिसमें आर्मी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और मैं बोलता हूँ आप सच सच बताना, खासकर युवाओं से, कि जब ये चौराहे में लाइट जलती, लाल लाइट, कितने लोगों ने वो लाल लाइट के ऊपर इसको अपनी मोटरसाइकिल चलाई है? तो बड़े ईमानदारी से हाथ ऊपर करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, आप सच सच बताएं, अपनी मोटरसाइकिल से आपने खाली बोतल की पानी कितने लोगों ने फेंकी इस सड़क में? सच सच बताना। कितने लोगों ने रोड के ऊपर थूका है? सच सच बताना है। तो बेचारे शर्मा के मुंह छिपा के हाथ भी उठा लेते हैं। मैंने कहा आप बताइए, आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, तो इसमें क्या आर्मी की कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? तब वो बेचारे, उनके चेहरे लाल हो जाते हैं कि हाँ सर, और वो फिर प्रॉमिस करते हैं सर आइंदा नहीं करेंगे हम। क्या लगता है क्या कारण होगा इसका? इसका कारण यही है कि आज लोगों को देशभक्ति और छद्म देशभक्ति के बीच का जो अंतर है वो कोई समझा नहीं रहा है। देशभक्ति के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, और अगर समय होगा तो और भी कुछ उदाहरण दूंगा मैं। देशभक्ति और छद्म देशभक्ति में बहुत फर्क है। हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, लेकिन उन नारों के पीछे का उद्देश्य क्या आप फॉलो कर रहे हो? अभी
मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक निष्पक्ष उदाहरण है मेरे। आज हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, और इन नारों के साथ क्या होता है, आप एक दूसरे का खून उतारने के लिए तैयार खड़े होते हो, गला काटने के लिए तैयार खड़े होते हो। क्या आपने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय बोला है आपने? जैसे ही आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय बोलोगे और जय श्री राम बोलोगे, तो यही फर्क है राष्ट्रभक्ति और छद्म राष्ट्रभक्ति में। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। अभी आप मुझे नमस्कार बोलोगे, प्रणाम बोलोगे, जय श्री, अगर उसका जवाब मैं जय हिंद करके बोलूं तो आपको अंदर से भी कुछ बिल्कुल अलग लगेगा। अगर आप मुझे जय हिंद बोलें कि जय हिंद, मैं आपका जवाब जय हिंद दूं, तो आपकी सोच एक हिंदुस्तान से संबंधित हो जाएगी, ना कि सलाम वालेकुम या जय श्री राम या सत श्री अकाल, नहीं, गुड मॉर्निंग ना। आपकी जो अटैचमेंट है और आपकी सोच है अलग हो जाएगी। देखिए, बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि कितने सहज शब्दों में ब्रिगेडियर साहब ने इतनी बड़ी बात कही कि एक जवान जब सेना में जब भर्ती होता है और जब सीमा पे जाके अपने देशवासियों की, प्रत्येक देशवासियों की रक्षा करता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि वो किस धर्म से है, वो ये नहीं सोचता है कि वो किन धर्मों के लोगों की रक्षा कर रहा है, वो ये नहीं सोचता है कि वो किन जातियों के लोगों की रक्षा कर रहा है, या वो ये नहीं सोचता है कि वो किन पार्टी की विचारधारा वाले लोगों की रक्षा कर रहा है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं एक भारतवर्ष के नागरिक, एक भारतीय की रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद एक भारतीय है। और किस प्रकार से प्रदीप यजुर जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय और जय श्री राम सिर्फ बोल के देखिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि जय श्री राम बोलने से काम नहीं होता है, उनके चरित्र को, उनके आदर्शों पे चलने से इस नारे को सार्थक किया जाएगा। तो धर्म कोई भी हो, उस धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनके मार्गों पे चलने वाले लोग ही धर्म को देखा जाए तो सही मायने में उससे आप सम्मान देंगे। प्रदीप जी, आपने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल बातें भी समझाई, आपने बहुत गहरे शब्दों में बहुत बड़े बड़े संदेश दे दिए। अभी 2 दिन पहले हमने कारगिल विजय दिवस पूरे देश ने मनाया, और हमें बहुत ही गर्व की बात है कि आप उस युद्ध के हिस्सा थे। कारगिल से संबंधित कुछ आपकी कुछ मेमोरीज होंगी, कुछ यादें होंगी, तो वो हम चाहेंगे दर्शकों के साथ शेयर करें। प्रकाश, कारगिल के कुछ अपने संस्मरण शेयर करूं उसके पहले मैं एक और सुनाना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ 1993 6 दिसंबर, मैं मेजर था और मेरी पोस्टिंग उस समय वेस्ट बंगाल में कांचरापारा एक जगह है, कलकत्ता से करीब 40 किलोमीटर दूर। पूरे देश में बवाल मचा था, पूरे कलकत्ता में भी कर्फ्यू लगा हुआ था। तब मैं मेजर था, इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी का सीईओ था। तो मेरी पूरी कंपनी को बुलाया गया, A2 सिविल अथॉरिटी, वो दंगे फसाद को रोकने के लिए हम आए। और वहाँ पे जब पुलिस हमको, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमको अपनी जो इलाका हमको दिया गया था हैंडओवर कर रहा था, तब दोनों पक्षों के लोग, हिंदू और मुस्लिम, वो अलग अलग आके मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे थे कि वो मुझे कॉन्फिडेंस में ले सकें ताकि फौज एक तरफा हो जाए। मैं सबकी बातें सुना। मैंने कहा आप लोगों को मैं आधा घंटा दे रहा हूँ। जो हमारा स्पीकर था, वो जो छोटा वाला हैंड हेल्ड होता है, मैंने अनाउंस किया आपका अभी यहाँ सेना आ गई है, अभी यहाँ पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोई मतलब नहीं, ये पूरा इलाका सेना के कंट्रोल में है। आधे घंटे में मैं, कर्फ्यू है, एक भी जवान, एक भी महिला, पुरुष या बच्चा मुझे सड़क में नहीं दिखना चाहिए। आधे घंटे का समय दे रहा हूँ। आधे घंटे के समय के बाद हवाई फायर करूँगा
ताकि आप लोगों को पता हो कि आधे घंटे का समय समाप्त हो चुका है। अब मैं सोचा कि ये जो लाउड स्पीकर है उससे बहुत कम एरिया में जाएगी, तो अब मैं कैसे इसको करूं, और उस समय पूरा बंद है। तब मैंने देखा कि जो हमारे इलाके में 3-4 मस्जिदें थीं, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जाता हूं और वहाँ पे जो इमाम साहब होते हैं मस्जिद के, मैंने अपने जूते उतारे, मैं बोला कि देखिए आपका जो अजान करते हैं उनका पब्लिक एड्रेस PA इक्विपमेंट होता है, माइक बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। मैंने कहा मैं जो ड्यूटी है उसके लिए मैं आपका PA इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने आइए, मैं गया और मैंने अनाउंस किया, मैंने कहा मेरा नाम मेजर प्रदीप मोहम्मद जॉर्ज है, अभी मैं सेना में हूँ, मेरे साथ 300 जवान हैं, अगर कर्फ्यू का किसी ने तोड़ा तो सीधे उसके पैर में गोली मार दी जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों में से किसी का नुकसान करूं। जय हिंद, धन्यवाद, मेजर प्रदीप खान जॉर्ज। मेरे जो दूसरे बोले सर आपने ये प्रदीप खान जॉर्ज क्यों बोला ऐसा नाम, अपने प्रदीप यदु बता दे अपना नाम। मैं कहा बॉस लोगों को पता लगना चाहिए कि प्रदीप ये हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तब वह मेरे जवानों को बात समझ में आई, और आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक पूरे कलकत्ता में, वहाँ करीब उस समय 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट थी कलकत्ता में, जब ये खबर फैली कि ऐसा मेजर आया है जिसका नाम ये है, कोई दंगा नहीं हुआ, हमने एक आदमी को भी नहीं मारा, जबकि कलकत्ता पुलिस ने करीब कई लोगों को टपका दिया था, हमने किसी को नहीं मारा, कोई दंगा नहीं, कोई आगजनी नहीं। और जितने DM थे जब उनके पास बात पहुंची तो हमारे सब एरिया कमांडर को और आर्मी कमांड हेडक्वार्टर बोलते थे कि हमको ये मेजर साहब का कॉलम भेजिए। वहाँ पे एक आई स्टिल रिमेंबर IAS ऑफिसर था, DM था उस समय दीपक सेन, संतोषपुरा इलाका था, वहाँ पे ये बम वगैरह बनाते थे। हम पूरा घूमते रहे, लेकिन देखिए प्रदीप नाम और प्रदीप खान जॉर्ज कितना फर्क पड़ गया आम लोगों पे। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाम में कुछ नहीं रखा है, ये एकता में रखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कारगिल में बहुत विषम परिस्थिति, वहाँ पे शेलिंग, काफ़ी हैवी शेलिंग होती थी, और जो हमें टास्क मिला था उसमें कारगिल में एक चीज़ मैंने ये करा था कि मेरी यूनिट मेरठ में थी, हमको आर्मी हेडक्वार्टर से मैसेज आया उस समय जब मेरे यूनिट परमानेंट लोकेशन मेरठ थी, और उस समय जब मैसेज आया हम लोग राजस्थान में एक एक्सरसाइज कर रहे थे, और करीब 300-400 गाड़ियों का हमारे पास स्टोर्स था एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का स्टोर्स वगैरह जो ट्रेनिंग स्टोर्स होता है। जैसे ही मैसेज आया कि आपको 48 घंटे के अंदर मूव करना है, तो हमने रातों रात वो सब करा, पूरे जवान हमारे एक मेरठ आए, मेरठ में अपना गोला बारूद माइन जो भी है सब इक्विपमेंट करा, और फिर हम लोग कारगिल के लिए इंडक्ट हुए। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा हूँ, जैसे ही आपको मैसेज मिला होगा तो उस समय आप शादीशुदा थे, तो उस समय क्या आपको लगा होगा कि भाई जब देश को पता था कि युद्ध छिड़ गया है, पाकिस्तान और भारत का युद्ध वैसे ही बहुत ही सरगर्मियाँ तेज हो जाती है और लोग अलग परसेप्शन से देखते हैं, तो घर वालों को जब पता चला होगा कि आपकी भी पोस्टिंग हुई है और आपको जाना है, वो माहौल कैसा था? जैसे मैंने कहा हम लोग उस समय राजस्थान में थे एक्सरसाइज में, और हमारी यूनिट की लोकेशन जो परमानेंट लोकेशन थी मेरठ थी, तो वहाँ पे हमारी पूरी यूनिट थे, ऑफिसर, JCOs, NCOs जवान, और मेरठ में हमारी फैमिलीज थी। तो जैसे यूनिट को पता लगा तो यूनिट में तो एकदम एक जोश आ गया। अब परिवार वालों को तो नहीं पता था कि हमको ये मैसेज मिल गया है,
उनको पता था कि अभी तो इनको 1 महीना लगेगा वापस आने में। और जब हम उस समय ये टेलीफोन और मोबाइल वो भी कुछ नहीं थे। तब हम लोग इधर पहुंचे तो सब एकदम से देवर सरप्राइज की, एकदम कैसे आ गई है। 1 महीने तो हाँ, तो फिर उनको जब पता लगा तो जो परिवार हैं वो थोड़े से मोराल तो डाउन हुआ है। और जब हम लोग मेरठ से फाइनली रवाना हुए थे तो ये प्रश्न जो आप पूछ रहे ना, फैमिलीज़ को कैसा लगा होगा, इसके ये प्रश्न मेरी पत्नी से कई बार पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। मैं उन्हीं के शब्द दोहराता हूँ। मैंने उनको बोला था कि, और मैंने कहा नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। और हम चले आए वहाँ से, हमको जाना था, असेंबली था हमारा परेड ग्राउंड, वहाँ पे। मेरी पत्नी ने बताया कि नो न्यूज़ गुड न्यूज़ तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि पत्नी ने सोचा कि अगर मेरे पति जा रहे हैं और भगवान ना करे ना वापस आए तो वो मुझे बताएंगे कि कैसे बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे माँ बाप का ध्यान रखना है, तुमने क्या करना है। मैंने कुछ नहीं बोला, नो न्यूज़ गुड न्यूज़ बोल के मैं चला गया। मेरा कहने का तात्पर्य था कि अगर मेरी कोई खबर नहीं आई तो गुड न्यूज़ है, लेकिन अगर बैड न्यूज़ है तो फौरन आपके पास खबर आ जाएगी। लेकिन अब हम लोग, एक जैसा कहा जज्बा था, हम लोग तो चले गए, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से मेरे यूनिट के महिलाओं को, उनके बच्चों को, वो जो अगले 5-6 महीने संभाल के रखा था, वो शायद दूसरी महिला नहीं कर पाती। क्योंकि जो मैं आपको हाथ से सुनाने वाला था कि जब वो प्लास्टिक शेलिंग हुई तो मेरा एक जवान हमारे साथ थे, वो शेलिंग आके जब गिरा तो वो हमारा सैपर सतीश था, उसके सर में लगी एंड ही कोलैप्स्ड। उसका पूरा एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और वो खतौली एक जगह है मेरठ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर, वहाँ का रहने वाला था। जब उसका पार्थिव शरीर यूनिट लाया गया, जैसे मैंने कहा 99 की लड़ाई के बाद पार्थिव शरीर आने लगे थे, तब पूरा मेरठ उमड़ पड़ा, क्योंकि उस इलाके से वो पहली कैजुअल्टी थी उस समय। जब उसका पार्थिव शरीर गया, और मुझे उस समय एमओ डायरेक्टर आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, तो मैं गया। तो मैं भी उनका अपने सैपर सतीश का पार्थिव शरीर जब गिरा तो मैंने उठाया अपने कंधों में और फिर पार्थिव शरीर को भी कंधा दिया। उस समय मैंने देखा कि जो रेजिमेंट की यूनिट्स की महिलाएं हैं, जिनको मेरी पत्नी ने संभाल के रखा था, उनके अंदर एक बहुत डर सा आ गया। मैंने कहा अगर ये डर इनके अंदर आया है तो इस डर की अनुभूति इनके हस्बैंड्स को भी होगी, और अगर वो डर उनके अंदर बैठेगा तब उनके मनोबल में कमी आएगी। तब मैंने पत्नी से बोला कि मैं सब महिलाओं से और बच्चों से बात करना चाहता हूँ। अगले दिन मुझे जाना था, तो सुबह करीब 7 बजे सबको मैंने असेंबली करे, 200-250 महिलाएं और 100-200 बच्चे। मैंने उनको बोला देखिए, आप गर्व करिए कि आपके पति उस जगह पर हैं जहां उनको होना चाहिए। आपने उनसे शादी करी थी ये सोच के कि मेरा आदमी सैनिक है। आपके परिवार वालों को और आपको उसके लिए कोई इज्जत थी, इसीलिए आपने फौजी से शादी करी थी। और आज हमारा एक सैनिक शहीद हुआ है, भगवान ना करे कल को हो सकता है हमारे 10 पार्थिव शरीर आएंगे। मैं चाहूँगा कि अगला शरीर जब आए तो आप उसको आंसुओं से नहीं, उसको सैल्यूट करके उसका अभिवादन करिएगा। तो ये सब सुन के थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं प्रकाश, क्योंकि ये इतनी परतें एक के ऊपर हैं, और मैं कभी उन चीज़ों को सोचना नहीं चाहता, क्योंकि भयावहता बहुत है, भयानकता बहुत थी। लेकिन फिर भी कभी कभी जहन में रात को सपने भी दिखते हैं, और एक चीज़ को भूलना चाहता हूँ तो दूसरी याद सामने आ जाती है।
बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जब तक देश है तब तक देशवासियों का वजूद है। अब वो देशवासी किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, अमीर हों, गरीब हों, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप देश बचाना चाहते हो, देश का संविधान बचाना चाहते हो, देश की अखंडता बचाना चाहते हो, तो आपको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से, तानाशाही से नहीं। और संविधान ये कहता है कि आपस में समानता, एक दूसरे का आदर। अगर घर का भेदी लंका ढाए, याद है ना, वो विभीषण के खिलाफ किया जाता है, इसीलिए कोई अपना विभीषण तो बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन कोई अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखता है। अगर आप आपस में लड़ोगे तो कोई भी आके तोड़ देगा। 5 उंगलियां हैं, इनको कोई भी आगे एक एक करके तोड़ देगा, लेकिन 5 उंगलियां जब इकट्ठा हो जाएंगी, मुट्ठी, मुट्ठी को अंग्रेजी में बोलते हैं FIST, फिस्ट। फिस्ट मतलब फोर्सफुल, इंटीग्रेटेड, स्पिरिटेड टीम। जब आपकी मुट्ठी बन के रहेगी तो मजाल है कोई आपको छू सके। बस ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। और आप क्या? ये बड़ा संदेश था, लेकिन इस संदेश के बीच जैसा कि प्रदीप यादव जी ने बताया कि किस प्रकार से उनकी पत्नी हमेशा उनके पीछे एक ढाल बनकर खड़ी रहीं, और उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि उनके यूनिट के बहुत से परिवारों को संभाला, उनकी महिलाओं को, बच्चों को का मनोबल बढ़ाया, और एक जो बोलते हैं कि जज्बा कायम रखा उन्होंने। तो ये काबिल तारीफ़ है, और इसीलिए कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ ज़रूर होता है। तो ये किसी से अछूता नहीं है। जब बात हो रही है आपकी पत्नी की, तो ये भी एक बात हो जाए कि आपकी शादी कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई, क्योंकि नॉर्मली जेंटलमैन एक कहा जाता है कि जो फौजी होता है बहुत जेंटलमैन होता है, अनुशासित, और वो बाहर जाता है तो वो खुले विचार का हो जाता है। तो खुले विचारों के लोग अपनी पसंद को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो क्या ये आपकी पर्सनल पसंद थी या फिर घर वालों की पसंद थी? देखिए, मेरा विवाह हुआ, मेरी शादी हुई 27 नवंबर 1978 को। उस समय मेरी उम्र 23-24 साल की थी। बड़ी जल्दी शादी हो गई, और मेरी पत्नी की उम्र 19 साल की थी, और हमारी अरेंज मैरिज थी। हमने ज़िंदगी में कभी एक दूसरे को देखा नहीं था। अब मैं और मेरे स्वर्गीय पापा श्री KB यदु, हम दोनों यहाँ से, मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था, तो पापा ने कहा तुमको झांसी आना है, एक रिश्ता चल रहा है, आप देखिए। तो मैं वहाँ से फिरोजपुर मेल पकड़ के झांसी पहुँचा। तो उत्सुकतावश आए या फिर पापा के प्रेशर से आए? नहीं, उन्होंने बोला रिश्ता देखना है। तो मुझे बोला कि भाई, मम्मी भी कहती थी कि तुम शादी वादी करो, 3-4 साल की नौकरी हो गई, अब ऑफिसर बन गए हो, कब तक ऐसे बैठे रहोगे। तो मैंने मम्मी पापा की बात कभी टाली नहीं। तो हम फिरोजपुर से झांसी पहुँचे। पापा अकेले आए थे, रायपुर से वो झांसी पहुँचे, स्टेशन में मिले। हमें कोई रिसीव करने आया। वहाँ पे उस समय सबसे अच्छी होटल झांसी होटल होती थी, वहाँ पे हम गए, हम कमरे में गए। उसके बाद फिर बोले चलो खाना खाने चलते हैं, पापा ने कहा। हम खाना खाने गए, और डाइनिंग जो हॉल था उसमें एक टेबल में मैं और पापा बैठे थे, और दूसरे टेबल में मैंने देखा कि एक परिवार बैठा था, उसमें 3-4 लड़कियां बैठी थी। तो पापा ने बोला वो जो लड़की है ना, वो उससे रिश्ता तुम्हारा, मतलब बात चल रही है, अब आप देखो। और उनको नहीं पता था, उन लड़कियों को, कि कोई उनको देखने आ रहा है। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर लड़के ने या लड़की ने ना बोल दिया तो एक थोड़ा खराब लगता है। तो मेरी पत्नी के पेरेंट्स ने उनको नहीं बताया था कि आपको कोई देखने आ रहा है। बोले कि चलो हम माता टीला डैम है वहाँ झांसी के पास, ओरछा के पास, हम वो देखने चल रहे हैं, और चलो रास्ते में खाना खाते हुए चलते हैं। तो वो हिसाब से बैठे थे। लड़कियों को नहीं पता कि कौन है, मैं और पापा दूसरे टेबल में बैठ के, लेकिन ऐसी जगह थे कि मैं उनका चेहरा देख सकता था। और जैसे मैं ऐसा बैठा हूँ,
वो टेबल में इधर है, तो एक दूसरी लड़की थी, वो मुझे देखी जा रही थी। तो ये बात मुझे बाद में, हमारी जब शादी हो गई तब मेरी पत्नी, मतलब फिर हमने कहा कि हाँ पापा मेरी तरफ से ठीक है। मैंने उनसे कोई बात भी नहीं करी, एक शब्द तक। मैंने सिर्फ, उन्हें पता ही नहीं था, सिर्फ मैंने अपनी होने वाली सास से पूछा कि लड़की का नाम क्या है। उन्होंने बोला इनका नाम मंजू है। बस, पत्नी से मेरी कोई बात नहीं हुई और हमारी शादी हो गई। जब शादी हो गई तब मेरी पत्नी ने बताया कि वो जो एक लड़की बैठी थी मेरी पत्नी के साथ, वो मेरी उस समय उनको बोल रही थी कि ये लड़का जो उस लड़की को नहीं पता कि एक लड़का क्यों देखे जा रहा है, और मेरी पत्नी को पता ही नहीं था कि कोई मुझे। और वो कौन थी? वो उनकी एक सहेली थी। अच्छा। उसका नाम था साधना, मुझे वो भी याद है। और मेरी पत्नी बड़े एक जॉइंट फैमिली से थी, एक बड़े कंजर्वेटिव फैमिली से थी कि बिना कार के कॉलेज नहीं जाना, और जैसे उस समय का था, तो उनका इधर उधर देखना तो नामुमकिन ही था। लेकिन उनकी सहेली देख रही थी कि ये लड़का बार बार देख रहा है, तो उन्होंने उनको ये बताया। फिर मेरी शादी के बाद उन्होंने मुझे ये बताया। लेकिन भगवान की दया से इतने साल हो गए और फर्स्ट क्लास हमारी मैरिड लाइफ चल रही है। 2 बेटे हैं, वो भी सेटल्ड हैं, बस वो भी शादीशुदा हैं। अब हम लोग अकेले हैं, लेकिन वी आर एंजॉइंग आवरसेल्व्स। और सोशल सर्विस में वो भी काम कर रही हैं, मैं भी काम करता हूँ। कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जितना हमसे बन पड़ता है हम लोगों की सामाजिक आर्थिक मदद करते हैं, और बस ये चल रहा है। तो बहुत ही, देखिए, एक फ़ौजी का जीवन बहुत बड़ा होता है, और अगर हम एक ही इनके किसी इंसिडेंट्स के बारे में बात करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम रात भर बैठ के बात कर सकते हैं। जैसे अब कारगिल का युद्ध की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके लिए कितना भी समय जाए, वो पल पल का समय हर समय ही रोचक था, हर समय उतार चढ़ाव भरा था। तो ऐसी बहुत सी बातें आज प्रदीप जी ने इस इंटरव्यू के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, और मुझे यकीन है कि बहुत से बातों ही बातों में जो संदेश प्रदीप जी ने दिए हैं वो जनता को बहुत अपील करेंगे। प्रदीप जी, अब इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं। 2019 में अचानक एक सरप्राइजिंग बात हुई कि आप राजनीति में आ गए, और आपने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ ही, उनके साथ ही मुझे याद है आप और आपकी पत्नी दोनों थे। तो राजनीति में आने का ख्याल कैसे आ गया? प्रकाश, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे दिल्ली से फ़ोन आया कि राहुल गांधी जी आपसे और आपकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। हमने ना किसी को बोला, ना किसी को बताया। हम वहाँ गए। ये पुलवामा जो मैसेकर हुआ था उसके बाद की बात है, 2019 में 14 तारीख को हुआ था, और उसके 1 हफ्ते के बाद। मैं हमेशा मुखर रहा हूँ। मुखर मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, एक सैनिक के तरीके से अपनी बातें रखता था, और जो भी बातें रखता था तथ्यों के साथ रखता था, क्योंकि तथ्यों को नकारना मुश्किल होता है, लेकिन अपने दिमागी उपज को आप कोई भी उसमें फसल लगा सकते हैं। तब उन्होंने बुलाया, वो जो आप फोटो बोल रहे हैं वो। उसके बाद मैंने किसी भी कांग्रेस के लीडर से ना कुछ मांगा, ना कभी मांगूंगा। उन्होंने उचित समझा, मैं गया, मैंने अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा में भी मेरे अच्छे मित्र हैं, जब भी वो बात करते हैं मैं अपने विचार रखता हूं। सवाल ये है कि कोई भी पार्टी अगर गलत काम कर रही है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। और क्योंकि सोशल मीडिया में ये जो तस्वीर आप बात कर रहे हैं काफ़ी वायरल हुई थी, न्यूज़ भी आई थी, बहुत न्यूज़ वगैरह भी आई थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं बेशक सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, एक सैनिक हूँ,
उसके बाद कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तवज्जो जिस चीज़ को देता हूँ वो पिछले इंटरव्यू में आप मेरी बात समझ गए होंगे, और मैं राजनीति में नहीं हूँ। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ना मैं संगठन में हूँ, ना मैं किसी पद पे हूँ। मेरी बातें सोशल मीडिया में हो सकता है कई नेताओं को पहुँची होगी, और कई लोग मुझे फॉलो भी करते हैं जो मेरे सोशल मीडिया फेसबुक का पेज वगैरह है, और ठीक है, तो उन्होंने बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मैं चला गया। लेकिन मैं सैनिक हूँ, और ये ज़रूरी है क्योंकि जो कांग्रेस ने देश के लिए काम किया था, आज ठीक है आप कुछ भी बोल सकते हैं कि 60 साल देश कांग्रेस ने क्या किया, वो अलग बात है, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे स्वर्गीय दादाजी, मैंने उनसे सुना है, उनके संस्मरण पढ़े हैं, मेरे ग्रैंडफादर के लेटर्स भी आज तक मेरे पास हैं, उसमें लिखा है कहाँ पे क्या क्या किया है। तो जो देश के लिए करेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, जो देश के खिलाफ करेगा मैं उसके साथ खड़ा नहीं रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। तो ये जो आपका प्रश्न है कि आप कांग्रेस पार्टी राजनीतिक, आज हर इंसान राजनीतिक है, कोई भी इंसान है, उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3-4 पहलू के साथ वो जुड़ा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम सामाजिक, आर्थिक और दूसरे पहलुओं को, धार्मिक, चौथा मुद्दा धार्मिक, हम सिर्फ राजनीति की नज़र से देखते हैं। राजनीति का मतलब क्या? राज करने की नीति, सुराज की नीति, ना कि कुराज की नीति। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर यही देना चाहता हूं, और अंत में मैं सिर्फ एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। साथियों, आज भारत देश जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है, जिसकी औसत आयु 26 से 27 साल है। अगर भारत को आपने आगे ले जाना है एक देश के तरीके से, एक स्ट्रांग नेशन के तरीके से, तो आपको सामने आना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत उठाए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पक्ष के खिलाफ एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष होना चाहिए, तभी आप उन्नति पथ पर अग्रसर रह सकते हैं। लेकिन देश आपके लिए सबसे आगे है। आप सही को सही, गलत को गलत बोलिए, आप खुद देखेंगे कि आप अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ये मैसेज पहुंचता रहेगा। दूसरा, भक्ति, देशभक्ति और छद्म देशभक्ति, मैंने एक उदाहरण देने की कोशिश करी थी। आप देशभक्त बनिए, छद्म देशभक्त मत बनिए। आप देशभक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। अगर मेरे में कमियां हैं तो आप मेरी भक्ति मत करिए, आप मुझे बताइए कि ब्रिगेडियर साहब आप में ये कमियां हैं। और जो भी आपकी कमियां बताता है वो आपका सबसे परम मित्र होता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सही चीज़ सिखाते हैं कि बेटा चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, अपने बड़ों का आदर करना, अपने गुरु के चरण स्पर्श करना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप वो गलतियां करें। तो जो आपकी बुराइयां बताता है वो आपका सबसे अच्छा मित्र है, वो आपको दुश्मन नहीं है। लेकिन जो आपको बोलेगा यस सर 3 बैग्स फुल सर, बिल्कुल सही सर, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ध्यान रखिएगा। बस ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति पथ पर अग्रसर रहें, यही मेरी कामना है। जय हिंद। प्रदीप जी, अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है। क्या प्रदीप यदु को
हम कहीं से चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं प्रदेश हित में? देखिए साहब, मैं लीडर हूं, और एक सैनिक एक लीडर होता है। मैं किसी के द्वारा लीडर ने ना बनाया जा सकता हूं, ना कोई बना सकता है, क्योंकि मैं स्वयं एक लीडर हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरे जो भी थोड़ी बहुत काबिलियत है, क्या आप इसको यूज करना चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये प्रश्न इसलिए उठता है कि जब एक फौजी इतना अनुशासित होता है, उसकी सोच इतनी बड़ी होती है, चाहे कि उसकी सोच फौजी जैसी बन जाए तो नहीं बना सकता है। जिस प्रकार से आपने कितनी अच्छी बात कही कि एक फौजी जब सीमा पर युद्ध करता है तो वो ये सोचता है कि एक भारतवासी की सुरक्षा कर रहा है, ना कि धर्म जाति। तो ये कितनी बड़ी सोच है। आपने इतना अच्छा संदेश दिया कि मिल के रहना है, सच को सच, झूठ को झूठ। तो इतने अच्छे लोग तो अगर सिस्टम में आने चाहिए ना। तो अगर ऐसे व्यक्ति सिस्टम में आता है और संविधान में उसकी व्यवस्था है, तो क्या ऐसा मौका मिला तो आप उसे उस मौके में खरे उतरेंगे या आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहूँगा, बिल्कुल जाऊँगा। और स्वच्छ राजनीति कहने और करने में बहुत फ़र्क है, ध्यान रखिएगा ये। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो यूएसए हैं, उसके जितने अभी तक प्रेसिडेंट्स हुए हैं, उसमें 19 या 20 प्रेसिडेंट्स एक्स फौजी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो फौजी एक नागरिक भी है और एक सैनिक भी है। उसका हॉराइज़न, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो बाहरी और अंदरी दोनों कमियों को और अच्छाइयों को भांपता है, देखता है, उसके बाद वो कोई निर्णय लेता है। मुझे मौका मिलेगा मैं बिल्कुल जाऊंगा, और क्यों ना जाऊं। अगर मैं एक इंडिविजुअल होने के नाते, जो 5 युद्धों में मैंने एक सैनिक के रूप में काम किया है, अगर सेना सेवा निवृत्त होने के बाद अगर मैं कुछ देश के प्रतीक, देश के उत्थान के लिए अगर कुछ कर सकता हूं तो क्यों नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर 100 लोग हैं तो मैं पूरे 100 को 100 सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन 100 में अगर 51 लोग भी मेरी बात से सहमत हैं, मैं अपना जो मिशन है दैट्स ओके। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको अभी तक करीब 1 करोड़ लोगों ने देख चुके हैं। उसके करीब 2.5-3 लाख शेयर हुए हैं, 2.5-3 लाख कमेंट आए हुए हैं। उसमें जो कमेंट्स हैं उसको मैंने एनालाइज किया तो करीब 10% लोगों ने मुझे बड़ी भद्दी भद्दी गालियां दी। और जो वो कमेंट्स मैंने पढ़े तो मुझे ये लगा कि हाँ, मेरी आवाज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच रही है, इसीलिए मुझे गाली दे रहे हैं। ओके। और वो जो भद्दी गालियाँ देने वाले 10% थे, उसमें से कई लोगों ने मुझसे क्षमा मांगी है कि सर हमने आपको गाली दी थी, हमें क्षमा करिए। मतलब मेरी बात लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं 100 में 100 को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लेकिन समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में मेरी सेवाएं हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्या सैनिक, अगर आप मुझे बताइए कि एक अंगूठा छाप अगर नेता बन सकता है तो एक देशभक्त जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकता? बनना ही चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। बिल्कुल। और हम सबकी यही इच्छा है और मनोकामना भी है कि प्रदीप यादव जी को हम चुनाव लड़ता और जीतता दोनों देखें, और प्रदेश का प्रतिनिधित्व आने वाले समय में प्रदीप यादव जी करें, यही हमारी इच्छा है। और एक सैनिक के रूप में, एक फौजी के रूप में उन्होंने जो देश को जो सेवाएं दी हैं, वो हमेशा देश याद रखेगा उन्हें। और हम चाहेंगे कि अब जो आने वाला एक राजनीतिक सफ़र, अगर जनता उन्हें चुने और इस रूप में भी उनकी सेवाएं जनता को मिलें, प्रदेश को मिले, देश को मिले, तो यकीनन ये देश के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। प्रदीप जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल, क्योंकि हम जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे स्वराज मिशन के द पीपीज शो के बारे में पूछते हैं कि
ये जो हमारी पहल है, लोगों की ज़िंदगियों के जो अनुभव हैं वो समाज के सामने लाना, इसे आप कैसे देखते हैं? प्रकाश, मैं जब आंकलन करता हूँ तो मैं सिक्के के दोनों पहलू देख के आंकलन करता हूँ। मैं सिक्के का एक पहलू देख के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो सिक्का खरा है या खोटा। इसीलिए पत्रकारिता की परिभाषा मेरे हिसाब से है सिक्के के दोनों पहलुओं को जनता के सामने लाना सत्य के साथ। और जो मैं आपके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, जो आप मुझे टैग करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे ये भी पता है कि आप ना कोई आप ये कोई एनजीओ है आपका, ना कोई आप किसी से फंड लेते हैं, ना सरकार से, ना किसी प्राइवेट उससे, और आप अपनी बात रखते हैं, निष्पक्ष बात रखते हैं, ये अच्छी बात है। और जब तक आप निष्पक्ष बात नहीं रखेंगे तो वो पत्रकारिता नहीं है, वो चाटुकारिता है। आज देश में 247 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है जो चंद एक 4-5 उद्योगपतियों के हैं, और आज पत्रकार नहीं है, वो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, राइट? करेक्ट। पत्रकारिता, जैसे आप यहाँ आए हैं मेरे पास, आप मुझसे बात कर रहे हैं, कल आप किसी गांव में जाएंगे, उसके सरपंच से बात करेंगे, आप खुद जा रहे हैं। अब 247 जो चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट, उनके जो आका हैं, जो वो बोलेंगे कि आप ये दिखाइए, आप वही दिखाएंगे। तो आपने क्या सिक्के के दोनों पहलू को दिखाया? नहीं, आपने एक पहलू को दिखाया। अब जब देश के नागरिक देखते हैं कि यार हिंदी में भी वही बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, गुजराती में भी बोल रहा है, कन्नड़ में, तमिल में, मलयालम में, बंगाली में वही चल रहा है, तो उसको लगता है सच है। लेकिन सच ये नहीं है, ये झूठ है। अगर एक झूठ को 100 बार भी बोला जाए तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई यही सच होगा। वो बचपन में एक थी ना कि शेर आया शेर आया, वो बच्चा बोलता था, पूरा गांव बोलता था शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। और जिस दिन सच में शेर आया तो गांव वाला उस लड़के की मदद के लिए नहीं गया। तो ये जो सब झूठ है ना, शेर आया, ये हमको गुमराह किया जा रहा है। तो मेरा ये है कि आप जो काम कर रहे हैं इसी तरीके से पूरी ईमानदारी से करते जाइए। और ये नहीं है कि जो बड़े बड़े रिकग्नाइज नेता हैं सिर्फ वही बोलना चाहिए। आप अपने बगल में देखिए, हो सकता है 11वीं क्लास का एक बच्चा कुछ आपको ऐसी सीख दे दे। हो सकता है गांव का एक छोटा सा प्रतिनिधि आपको कोई ऐसी चीज़ बता दे जो आपके दिमाग में नहीं आई। तो उनके पास भी जाइए, उनसे पूछिए क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं है। तो आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहिए। मैं आपको मेरी शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाइए। और इस मुहिम में अगर मेरी कोई मदद कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपकी इस आशीर्वचनों के साथ ही इस इंटरव्यू का समापन करना चाहते हैं। लेकिन प्रदीप यदु जी से आज हमने बहुत कुछ सीखा, और इस इंटरव्यू को जब आप देख रहे हैं, जब गहराई से समझेंगे तो इतने अनुभवों के साथ साथ इतने संदेश छुपे थे कि अगर आपने उन संदेशों में से कुछ पॉइंट्स भी अपनी ज़िंदगी में चरितार्थ कर लिया तो शायद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। तो एकता का जो संदेश प्रदीप जी ने दिया है, इसी के साथ इस साक्षात्कार हम अंत करते हैं। और प्रदीप जी, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय में से स्वराज मिशन के द पीपी शो को अपना समय दिया और अपने जीवन के इतने अहम पहलुओं पे रोशनी डाली और एक बहुत अच्छे अच्छे संदेश जनता को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके माध्यम से कुछ अपनी बातें रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। तो जय हिंद के साथ आज इस साक्षात्कार को समापन करते हैं और अगले शो में हम फिर किसी विशिष्ट अतिथि के साथ उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
स्वराज मिशन, आपकी आवाज।